नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जनगणना के नोटिफिकेशन में नहीं जाति शब्द, बीजेपी और कांग्रेस ने दिए तर्क। केंद्रीय मंत्री ने दिया बयान कि अहमदाबाद दुर्घटना के मामले में केंद्र की जांच समिति 3 महीने में देगी रिपोर्ट। शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस पार्टी झूठी खबरें फैलाने वाली फैक्ट्री बन गई। G7 में पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल, सुरेंद्र राजपूत बोले, अब ठोस जवाब दें प्रधानमंत्री। तेजस्वी यादव ने की जीजा आयोग की मांग, पीएम मोदी के बिहार दौरे पर कहा 11 सालों में बिहार को क्या दिया। बड़े खिलाड़ी निकले इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस बुलाकर इजरायल की कर दी बेइज्जती। सीज फायर से भी कुछ बड़ा करने वाले हैं ट्रंप, G7 समिट से लौटते ही ईरान इजरायल युद्ध को लेकर बढ़ाया सस्पेंस। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी कर घोषणा कर दी है कि जनगणना 2027 में की जाएगी। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद सियासी तापमान चढ़ गया है। कांग्रेस ने केंद्र पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार के नोटिफिकेशन में जातीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहीं जाति को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सत्ता में रहने के दौरान भारत के ओबीसी और ईडब्ल्यूसी समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया है। सरकार का जो बजट आवंटन किया है, इंस्टेड ऑफ 10,000 करोड़ 570 करोड़ आवंटित किया है। नोटिफिकेशन में जो कमी आपको मैंने पहले बता दी है, और ये जो डिले कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि इसको आपने आज अनाउंस किया। और ठीक यही काम उन्होंने किया महिला आरक्षण को लेकर भी। इतना लंबी समय सीमा बांध दी है कि वो कब पूरा होगा कोई जानता नहीं है। तो सरकार सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और इस इशू पे, क्योंकि ये इशू पॉलिटिकल इशू बन चुका था और कांग्रेस और हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं इसकी पुरजोर मांग करते थे, तो कोई ना कोई बहाना डालकर आज उन्होंने इसको स्वीकार किया है। लेकिन मुझे नियत में खोट दिखता है, क्योंकि जो उनको करना चाहिए था तत्काल शुरू करना चाहिए था, पर्याप्त बजट आवंटन करना चाहिए था, और जिस सोच के साथ हम लोगों ने इस मांग को रखा था वो यहाँ से बिल्कुल जुदा है। इसमें कहीं कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, ना कोई ऐसी स्पष्टता है कि जिस उद्देश्य के साथ हमने इस मांग को रखा था उसको पूरा करने की हम कोशिश कर सकें। तो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं अंत में कि ये जो सेंसस की जो राजनीति हो रही है इसको बंद कर सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने जो किया है उस मॉडल को अडॉप्ट करें। उसमें सिर्फ सरकार एक सेंसस थोप दे, उससे बेहतर होगा एक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, एक्सपर्ट्स का, साइंटिस्ट का, एनजीओज का, ताकि कोलैबोरेटिव उसमें जो संज्ञान लेकर हम एक सेंसस नया बना सकते हैं। और जो धनराशि आवंटित करी है 570 करोड़, ये बहुत कम है और इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये डिले क्यों किया, बजट क्यों कम दिया गया है, और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग करना चाह रहे थे उसको सरकार कब पूरा करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के कथित कैश कांड मामले को लेकर जांच की जा रही। इस बीच वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कई सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल जस्टिस वर्मा के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। उन्होंने सरकार से लेकर पुलिस तक से सवाल पूछे हैं। सिब्बल ने पूछा कितने पैसे मिले। सिब्बल ने कथित नकदी को लेकर पूछा है कि कितने नोट थे, असली थे या नकली थे, क्यों एक भी नोट बरामद नहीं हुआ, सभी नोट कहाँ हैं। रिपोर्ट इन्होंने दायर कर दी, किसने किया, कितना था पैसा, एक नोट भी मिला नहीं मिला, इसके बारे में कुछ नहीं। और कहते ये हैं कि हम नहीं कहते कि आपका पैसा है, लेकिन अगर किसी ने वहां पैसा रखा तो आपकी अनुमति से रखा होगा। ये है, दिस इज द कंक्लूजन। अब ये तो मैं तो जज साहब की बड़ी आदत करता हूं, तीनों जजेस की हम बड़ी आदर करते हैं, लेकिन हम इससे सवाल पूछना चाहते हैं कि एक अपर डिवीजन क्लार्क को या डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ आर्टिकल्स ऑफ चार्ज होती है। आर्टिकल्स ऑफ चार्ज के बाद विटनेस आते हैं, विटनेस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर नतीजे पे पहुंचते हैं। तो इसका मतलब एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ आपने एक फैसला दे दिया बिना कोई कार्रवाई के, बिना कोई प्रोसीजर के, तो उसका जो स्टेटस रहा वो तो डिप्टी सेक्रेटरी से कम रहा ना, क्योंकि डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो एक प्रोसीजर उनके खिलाफ चलाना पड़ता है। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग।
और जज साहब ने 30 तारीख के जो जवाब में ये लिखा कि मुझे सुना जाए, कोई फैसले से पहले मुझे सुना जाए। हमेशा पहले भी होता रहा कि जब भी ऐसे केस हुए तो जज को सुना जाता था, सुनवाई भी नहीं हुई। And unfortunately, the political class has got into the act. And this government is protecting a judge against whom no evidence is required. I just want to explain to the people of this country that for all impeachments in the past, the case here is entirely different. And it is different for one simple reason. In all those impeachments, take the case of Justice Ramaswamy. The facts were not in dispute. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच के लिए केंद्र द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नागर विमान राज्य मंत्री ने संवाददाताओं से कहा है कि एयर इंडिया 34 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान का परिचालन करती है, जिनमें से 12 की सुरक्षा जांच की गई है और अब तक कोई समस्या नहीं पाई गई है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि विमान के ब्लैक बॉक्स डेटा के विश्लेषण से दुर्घटना के कारणों के बारे में सुराग मिलेंगे। नहीं, उसमें क्या है कि अभी तो एआईबी के माध्यम से तो इंक्वायरी भी चल रही है, एक हाई लेवल कमेटी भी उस पर अभी अपॉइंट करी है, उसमें देश के हमारे होम सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष है, वो तो चल ही रहा है। दूसरी ओर जो हम आपने अभी पूछा वो तो बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत इसलिए आ गई कि वहां पे बॉडीज के अनेक पार्ट्स मिले, तो बॉडीज जितने लोग थे उससे ज्यादा पार्ट्स मिले, तो बॉडी को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए उसके डीएनए सैंपल्स ले रहे हैं। डीएनए सैंपल्स का रिपोर्ट आने में तकरीबन 36 आवर्स से ज्यादा उसको समय भी लगता है, तो उसके लिए थोड़ा सा देर हो रही है। लेकिन ये काम सही हो, सही व्यक्ति की बॉडी उनके परिवारजनों के पास जाए, इसलिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ रहा है, थोड़ा देर हो, लेकिन इसका ये जो प्रोटोकॉल है तो वही है, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो अभी तक जो 200 मेरे हिसाब से 280 सैंपल्स लिए गए, उसमें से कल तक जो 70-80 लोगों को तो उनके परिवारजनों को बॉडी भी देती है। ब्लैक बॉक्स मिला है, वो एआईबी के कस्टडी में है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, अभी वो सब डेटा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बन गई है, झूठ की जननी है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई जब उसने झूठ फैलाया कि G7 में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया, या फिर ये कहा गया कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई है, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को US आर्मी डे में बुला लिया गया है। ये सारे दावे बाद में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अब कांग्रेस नया झूठ फैलाने में लगी है कि सरकार ने जाति जनगणना पर यू टर्न ले लिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज की फैक्ट्री है, कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी है। अभी कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई है 2 झूठ फैलाते हुए कि G7 में भारत को इनवाइट नहीं आया, हमारी नीति फेल हो गई, असीम मुनीर को US आर्मी डे में बुला लिया, हमारी नीति फेल हो गई। अब ये 2 झूठ जब एक्सपोज हो गए तो कांग्रेस पार्टी अपने चरित्र के हिसाब से एक और नया झूठ फैलाने में लगी हुई है, और अब वो कह रही है कि कास्ट सेंसस पर यू टर्न हो गया, कास्ट सेंसस का कहीं जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि 15 जून की प्रेस रिलीज में पीआईबी ने साफ साफ लिखा है, भारत सरकार की ओर से साफ साफ कहा गया है कि कास्ट एन्यूमरेशन किया जाएगा। केवल 15 जून ही नहीं, बल्कि 4 जून और 30 अप्रैल के भी प्रेस नोट में, पीआईबी के नोट में साफ साफ कहा गया है कि जाति जनगणना करवाई जाएगी। पर कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? कांग्रेस पार्टी इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो झूठ का व्यापार करती है, और अब जब उसका पर्दाफाश कर्नाटका के कास्ट सर्वे को लेकर हो चुका है, कर्नाटका में 10 वर्ष हो गए, कर्नाटका में 165 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर अब वहां पर कास्ट सर्वे की रिपोर्ट देने के बदले रीसर्वे कराया जा रहा है। वहां की सरकार कह रही है कि आला कमान ने हमको बोल दिया, हाई कमांड ने हमको बोल दिया, तो हम लोग रीसर्वे करवा रहे हैं। मतलब कि वहां पे ओबीसी समाज को धोखा देने के बाद जब उनके पास कोई जवाब नहीं है तो झूठ फैलाओ, झूठ बोलो। और देखे ना, वो कहते हैं ना कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी।
जिनके मन में ओबीसी विरोध और कास्ट सेंसस का विरोध कूट कूट कर भरा हो, उसको हर जगह यही दिखेगा। भाई 51 में 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने था? आपके पूर्वजों ने। 60s में आरक्षण का विरोध किसने किया? आपके पूर्वजों ने। जब मंडल कमीशन रिपोर्ट आई तो इंदिरा जी, राजीव जी इसके सख्त खिलाफ थे। राजीव जी तो बोलते थे आरक्षण बुद्धों को मिलता है। 2004 से 14 के बीच भी कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण, SC/ST आरक्षण में एक प्रकार से सेंध करके मुस्लिमों को कैसे धर्म के आधार पर दिया जाए, इसकी पूरी चेष्टा की। कर्नाटक और तेलंगाना में आज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी आंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी है और झूठ फैलाने के अलावा उसके पास कोई काम नहीं बचा। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 के यात्रियों का कहना है कि फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई। एक यात्री ने कहा है कि मैं दोपहर 1 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से गेटविक लंदन जा रहा था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि फ़्लाइट रद्द कर दी गई है। क्रू मेंबर फ्लाइट रद्द करने का कोई कारण या किराया वापसी के बारे में जानकारी नहीं दे पाए हैं। नाम बारोट सावन कुमार हसमुख भाई है, राइट। मैं पाटन से आ रहा हूँ। अभी मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी। 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की? वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का? सो उनके पास कुछ जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है उनके पास, राइट। वो अभी रिफंड का पूछा, बोल रहे हैं रिफंड अभी हम कुछ बता नहीं सकते। रिफंड कैसे? मैंने कहा कैसे मिलेगा? बोले कि आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन कहाँ जाओ? तो ये सब अभी उन्होंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। वापस बस वो हमारा नाम नंबर लिख दिया, PNR नंबर लिख दिया फ्लाइट टिकट का। बोल रहे हैं कल सुबह 11 बजे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं पाटन से आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने आने जाने का एक्सपेंसेस वो कैसे होगा? वो बोला वो हम नहीं जानते, वो आप देख लो अपने हिसाब से। अगर आपको होटल जाना है तो ये आप देख रहे हैं, उन्होंने बस की है स्लीपर कोच, तो अभी होटल ले जा रहे हैं। अभी मैं मेरी फैमिली के साथ आया, होटल में जाके क्या करूँ? मैं और मेरी वाइफ 2 लोग जा रहे थे। तो ये सब बिल्कुल है कि अभी एयर इंडिया में ट्रैवल मत करो। वहीं आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने ईरान इजराइल संघर्ष के मुद्दे और फिलिस्तीन के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। आइसा के एक सदस्य ने कहा है कि हम यहाँ अमेरिका और इजराइल के एक साथ आने का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जैसा साम्राज्यवादी देश अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाए। आज यहाँ जंतर मंतर पर एक सॉलिडारिटी गैदरिंग ऑर्गेनाइज करी गई। फिलिस्तीन की जनता का जो लगातार एक बहुत लंबे समय से निरंकुश बर्बर नरसंहार जारी है इजराइल और यूएस के नापाक जायनवादी साम्राज्यवादी गठजोड़ द्वारा, उसके खिलाफ और फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के समर्थन में आज यहाँ पर हम मौजूद हुए हैं। ये बात हम जानते हैं कि अभी तक 55,000 से ऊपर मासूम लोगों को मारा जा चुका है। 20 लाख से ऊपर मासूम लोग जो कि जिनके हाथ में कोई असला बारूद छोड़ दीजिए, जिनके हाथ में खाने को खाना नहीं है, पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, उनको दर दर दौड़ाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, मारा जा रहा है उनके अपने ज़मीन पर फिलिस्तीन में। उनके समर्थन में आज यहाँ पर हम मौजूद हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का जो इंपीरियलिस्ट देश है वो बहुत लंबे समय से इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर मध्य पूर्वी इलाकों में अपने ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा दबा बनाए रखकर वैश्विक स्तर पर एक इंपीरियलिस्ट पावर बने रहने के लिए, अपने इंटरेस्ट को साधे रहने के लिए, अपने हितों को साधे रखने के लिए इस तरीके की फिलिस्तीनी जनता के दमन को जारी रखता आया है इतने लंबे समय तक। तो उसी के खिलाफ हम यहाँ पर जैसे कि देश के अलग अलग हिस्सों में और वैश्विक स्तर पर अलग अलग हिस्सों में जनता के संघर्ष समर्थन में आवाज़ें आ रही हैं फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में, उसी तरीके से आज यहाँ से हम भी अपनी आवाज़ उठाते हुए फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के पूरे समर्थन में यहाँ पर मौजूद हुए हैं, ये डिमांड करते हुए कि PM नेतन्याहू को तुरंत अरेस्ट किया जाए, वॉर क्राइम्स के लिए उस पर ट्रायल हो। अलग अलग जो देश हैं, यूनाइटेड नेशंस और अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स पर अपनी चुप्पी तोड़ें और साथ ही साथ US और इजराइल का ये जो नापाक गठजोड़ है जो लगातार इस नरसंहार को जारी रखे, वो नरसंहार बंद हो।
हरियाणा के सोनीपत से सोमवार को दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहाँ खरखौदा में हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कार्यरत शीतल उर्फ सिमी चौधरी नामक मॉडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मॉडल का शव गांव खाड़ा के नज़दीक रिलायंस नहर से बरामद हुआ। अब इस केस में जो कहानी सामने आई है वाकई हैरान कर देने वाली है। शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील पर हत्या का आरोप लगा है। देखिए 15 जून को हमारे मतलौडा थाना में एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी बहन की गुमशुदगी की, और अगले दिन सुबह खरखौदा से सूचना आती है कि एक लड़की की लाश मिली है। खरखौदा थाना के अंतर्गत एक नहर में डेड बॉडी मिली है। तो उसको यहाँ सूचना मिलती है, परिवार वाले अगर वहाँ पर जाते हैं तो उसी लड़की की पहचान होती है जो यहाँ से हमारे यहाँ से गुम हुई थी। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो उस पर कुछ चोट के निशान थे और उससे प्रतीत होता था कि हो सकता है इसकी हत्या की गई हो। तो वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया खानपुर पीजीआई में बोर्ड के माध्यम से, और उससे परिवार वालों ने बताया कि ये लड़की जो है सुनील नाम के लड़के के साथ गई थी जो इसराना का रहने वाला है। और सुनील, क्योंकि पहले सुनील की बॉडी नहीं, वो जिंदा ही था, निकल गया था नहर में, कार उसने गिराई थी तो यहाँ वो निकल गया था तैर के। तो इसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगी तो पता बाद में फिर तो उसके बाद ये लड़का सुनील नाम का लड़का जो पार्क हॉस्पिटल में पहले से एडमिट था, तो इसको जब ये घटना से जुड़ता हुआ नजर आया तो पुलिस ने उसको काबू करके गहराई से पूछताछ की तो सारा इसका खुलासा हुआ और पता चला कि 14 तारीख को ये लड़का इस लड़की को, क्योंकि पहले से इनकी जान पहचान थी, यार दोस्त थे ये, तो ये लड़का अहर गांव में लेके इसको गया था। अहर गांव में इस लड़की की कोई शूटिंग थी, ये हरियाणवी एल्बम में काम करती थी, तो वहां पर अहर गांव में शूटिंग थी। लेट नाइट तक इनकी वहां पर शूटिंग हुई। उसके बाद करीब 10 बजे के ये वहां से फारिग होते हैं और ये लड़का इस लड़की को लेके चल पड़ता है। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है। और ये फिर रास्ते में जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कुदा दिया, और क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सबसे पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बात की, उसका समर्थन अन्य नेताओं ने भी किया था। जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही है। अधिसूचना जारी हुई है, इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जातीय जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें जो आंकड़े तैयार किए जाए वो धरातल वाले आंकड़े हों। अधिसूचना जारी होने के संबंध में इस देश में जातीय जनगणना कराने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने बल दिया है तो हमारे नेता जो आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। उसका समर्थन देश के अन्य नेताओं ने भी किया था और जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी हमेशा बल देती रही। अधिसूचना जारी हुई, इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन जातीय जनगणना निष्पक्ष होनी चाहिए और जातीय जनगणना में जो आंकड़े तैयार किए जाएं वो धरातल वाले आंकड़े हों। फर्जी आंकड़े करने से, जातीय जनगणना करने से जो इस देश के वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को आजादी के 75 साल के बाद भी आजादी का फल नहीं मिला। अगर आंकड़े सही नहीं आए तो जातीय जनगणना कराने का कोई अर्थ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जातीय जनगणना
बड़ी निष्पक्षता के साथ और अच्छे ढंग से बिना किसी प्रेजुडिस भाव से किया जाएंगे, तभी इसका सम्मानित सभी देशवासियों को फल मिलेगा। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे और G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वो किसी विशेष आमंत्रण पर नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों में वहां गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब वक्त है कि पीएम मोदी विश्व नेताओं से गंगवैया नहीं बल्कि भारत के हितों पर ठोस बातचीत करें। राजपूत ने ये पूछा है कि क्या पीएम कनाडा के प्रधानमंत्री से आतंकवाद और खालिस्तान मुद्दे पर खुलकर बात कर पाएंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी को देशवासियों को जवाब देना होगा वरना सवाल उठेंगे। भारत देश का प्रधानमंत्री कनाडा में G7 के लिए गया है, किसी प्रधानमंत्री के किसी व्यक्ति विशेष के निमंत्रण पर नहीं गया और वो निमंत्रण उन्हें विशेष परिस्थितियों में मिला है, वो सब जानते हैं। अब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वहां पर किसके निमंत्रण पर है, कैसे है। महत्वपूर्ण ये है कि विश्व के नेताओं से वो अब भी गलबहियां करते हैं या कुछ काम की बात करते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को लाल लाल आंखें दिखा करके उनकी इस बात का प्रतिकार करते हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया, ये मना करते हैं, या उनसे गलबहियां करते हैं, उनकी बात मान लेते हैं या चुप रहते हैं। वो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उनको आंख में आंख डाल करके कह पाते हैं कि सिख अलगाववादियों को हिंदुस्तान को सौंपिए, या फिर वो वहां पर जो कनाडा के लोग हैं आतंकवाद फल फूलने दे रहे हैं उनके सामने चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन सारी बातों का जवाब देना होगा। युद्ध का युग नहीं है तो सभी जगह पे युद्ध तो हो ही रहे हैं, चाहे इजराइल ईरान का युद्ध हो, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, या हमारा और पाकिस्तान का युद्ध हो जो 4 दिन में 3 दिन में लोग बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा दिया था या बाहरी शक्तियों ने सीज फायर करा दिया था। प्रधानमंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आज की डेट में भारत हमेशा बुद्ध का देश रहा है। भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की है, लेकिन भारत की जो विश्व गुरु की पोजीशन या भारत की जो अग्रणी पोजीशन पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सारे प्रधानमंत्रियों ने की थी, उसमें आपने इजाफा नहीं किया है, ये आपको जवाब देना होगा। आज दुनिया भारत की बात कम सुन रही है और भारत को ज्यादा सुना रही है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप हमारे आपसी मुद्दों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में लगे हुए हैं ये कहने में कि उन्होंने सीज फायर कराया, उन्होंने परमाणु युद्ध रुकवाया, और आप वहां पर चुप हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी ये चुप्पी कनाडा में टूटेगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दामाद आयोग की अपनी मांग को दोहराते हुए तेजस्वी ने कहा है कि अब वो एक कदम और आगे बढ़ते हुए बिहार में जीजा आयोग बनाने की भी मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ, इसमें हमको ज्यादा टिप्पणी कह दी। लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, इस पे तो कुछ चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे हैं। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब चौमाही आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पे चू तक नहीं निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए।
ये बिहार में अलग ही लोग हैं, जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले हैं, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। इजराइल और ईरान के जंग के बीच 24 घंटे में ही इजराइल को लेकर फ्रांस ने यू टर्न ले लिया है। इजराइल के अटैक को फ्रांस ने सही ठहराया था, वहीं एक दिन बाद फ्रांस ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। इजराइल को यहाँ झटका पेरिस के एयर शो में फ्रांस ने दिया है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने पेरिस एयर शो में उन हथियारों की प्रदर्शनी पर रोक लगा दी जिसका इस्तेमाल गाजा युद्ध में किया गया था। इजराइल फ्रांस के इस फैसले से नाराज है। रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस के एयर शो में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, एल्बिट सिस्टम्स, यूविजन और एरोनॉटिक्स के जरिए इजराइल शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। इन कंपनियों ने उन हथियारों को सामने रखा था जिसे गाजा में हमास को बर्बाद करने में इस्तेमाल किया गया था। कहा जा रहा है कि हथियारों के प्रदर्शनी को देखते हुए अचानक फ्रांस के अधिकारी एक्टिव हो गए। फ्रांस के अधिकारियों ने पहले हथियारों के स्टैंड को ब्लैक दीवार से कवर किया और फिर गाजा वाले हथियारों को हटाने के लिए कहा। जिन हथियारों को ब्लॉक किया गया उनमें हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार के साथ साथ एल्बिट और ब्लूबर्ड एरो सिस्टम शामिल हैं। इजराइल ने इस फैसले को यहूदी विरोधी बताया। इजराइल का कहना है कि पहले जब इसको लेकर परमिशन दिया गया था तब अचानक फ्रांस ने ऐसा क्यों किया, ये समझ से परे है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले का बचाव किया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि हम अपने देश में इस तरह के हथियारों को प्रदर्शित करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। एक हफ्ते पहले फ्रांस ने गाजा में ऑपरेशन चलाने के लिए इजराइल को मशीन गन 19 देने से इनकार कर दिया था। फ्रांस की कंपनी ने यह फैसला अपने मजदूर यूनियन के विरोध को देखते हुए लिया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर चले गए। ट्रंप के जाने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा था कि वो इजराइल और ईरान के बीच सीजफायर पर काम करने के लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब उन्हें करारा जवाब दिया और समिट को छोड़ने का कारण भी बताया है। उन्होंने कहा कि मैक्रो को पता नहीं है कि मैं क्यों चला गया। ट्रंप ने हिंट दिया है कि वो सीजफायर से भी कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर की है। ट्रंप ने लिखा है कि प्रचार की चाह रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने गलती से कहा है कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस जा रहा हूं ताकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत बात। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं अब वाशिंगटन क्यों जा रहा हूं, लेकिन ये पक्का है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। इससे कई ज़्यादा बड़ा काम है। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। ट्रंप ने ईरान के लोगों से तेहरान को खाली करने के लिए कहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर सहमत होता है तो मौजूदा संकट से बच सकता था। उन्होंने कहा है कि ये समझौता गतिरोध पर पहुंच गया है। ट्रंप का कहना है कि जब तक तनाव कम करने की दिशा में कदम नहीं उठाया जाता तब तक संघर्ष और ज़्यादा बढ़ने का खतरा बना रहेगा। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।